Hello students. Hello students of Department of Zoology. Today in this class, I am going to brief you about career prospects for the students of zoology. जी, अभी तक आपने क्या किया? पहला क्लास से लेके 10th तक मैट्रिकुलेशन, फिर 10th से 12th तक सीनियर सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी. This is your ladder. Okay. After this secondary, you will enter into bachelor program. Okay. So, bachelor's. Bachelor program. बैचलर प्रोग्राम के बाद आप जाओगे, यही हो गया यूजी प्रोग्राम. फिर जाओगे आप, जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जाना, पीजी प्रोग्राम. पीजी के बाद कई तरह के प्रोग्राम्स के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए. सर्टिफिकेट होगा, डिप्लोमा होगा, डिग्री होगा. डिग्री में जैसे कुछ लोग बीएड करते हैं, आफ्टर पीजी. कुछ लोग एमफिल कर लेते हैं. अब नई शिक्षा नीति में एमफिल तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, या कई मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पीएचडी ऑप्ट करते हैं. तो इस पर हम आएंगे वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका हो गया है मैट्रिकुलेशन यू हैव डन. दिस इज कॉमन टू ऑल स्टूडेंट्स. इसमें कोई चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं, सबको साइंस मैथ पढ़ना है. ये हो गया आपका सीनियर सेकेंडरी. यहाँ पर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होता है. इसमें जो बच्चे जिनका साइंस में इंटरेस्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं. जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं. तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये आप इसमें पढ़ रहे हैं. यहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार पेरेंट्स, उनका माइंड पुराना है, उन्हें दो करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा दिखता है. एक इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर. ठीक है, अच्छा बात है. तो इसलिए प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स पर सीनियर सेकेंडरी लेवल में. ईदर दे क्वालिफाई फॉर द इंजीनियरिंग फील्ड और फॉर द medical field. So this, and because of these aspirations, these fields have become very competitive. Okay, so ठीक है, अगर करंट ईयर में if they qualify the entrance
for the admission into these courses if they qualify in the current year. मेरे हिसाब से फिर ठीक है. और maximum you can give 1 year for the preparation, not more than that. Otherwise it's a waste of time. Wasting the time of 2-3 years of the young brain is a very big thing. Okay. तो करियर जो है +2 करने के बाद भी कोई ऐसा नहीं कि नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छा नंबर ले आए तो नौकरी लग जाएगी. ठीक है. करियर के लिए हमेशा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. जॉब के लिए. फिर अच्छे कोर्स में एडमिशन के लिए भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है. Then into a prestigious course of a reputed university or institution इन दोनों में कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. तो इसीलिए ये इंजीनियरिंग और डॉक्टर क्लिनिकल फील्ड में एडमिशन के लिए यह कंपटीशन है, क्योंकि इसकी डिमांड है. तो डिमांड है और सप्लाई ऑफ सीट्स जो है वो कम है, तो दैट्स व्हाई इट हैज बिकम कॉम्पिटिटिव. बट पुटिंग 3 years time, 4 years time into these competitions is not advisable from my side. You will regret later on in the life if you are doing this. Okay. इंजीनियरिंग में और मेडिकल में जाने की इच्छा है, पेरेंट्स का ख्वाब है, बहुत अच्छी बात है. उसके लिए मेहनत करो और करेंट ईयर में निकाल लो, चाहे 1 साल टाइम दे करके आप निकाल लो, इससे ज्यादा नहीं. ओके. फिर मान लिया कि यहाँ पर नहीं हुआ किसी स्टूडेंट्स का इन फील्ड्स में, they could not crack somehow, तो +2 के लेवल पर there are some paramedical courses. Paramedical, not courses, diplomas. Private and government institutions, they offer नर्सिंग का डिप्लोमा, नर्सिंग ऑर्डरली का डिप्लोमा, कंपाउंडर का, ड्रेसर का, ओके, ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा, ये सब होता है. ठीक है. बट आई विल नॉट एडवाइज यू फॉर दैट. ठीक. तीसरा रास्ता, अगर इनमें नहीं हुआ या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले लो. ठीक. क्योंकि ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे ही एडमिशन के लिए कंपटीशन है. आप जनरल यूजी यानी बीएससी, जनरल यूजी कोर्सेज यानी बीएससी में एडमिशन आप ले लोगे. ठीक है. 3 रास्ते हैं, या तो इधर गए, या फिर भी मेडिकल फील्ड में जाने का मन है, सुई दवा दारू और करना है तो पैरामेडिकल ले लिया. टाइम वेस्ट नहीं करते. बट इसमें क्या है, ग्रोथ नहीं है, स्टंट ग्रोथ है. ठीक है. प्रमोशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, एक स्टॉप हो जाएगा. फिर ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है. फिर जनरल यूजी कोर्स अगर आपके लिए उसके लिए जाते हो तो बीएससी कर लो.
आफ्टर बीएससी यू विल बी हैविंग, और हाँ बीएससी करते समय ये बात का ध्यान रखना कि मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए। 60% से ज्यादा मार्क्स लाओगे, ठीक। बीएससी करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने बीएससी अच्छे नंबर से कर लिया यानी बैचलर प्रोग्राम, कितने लोग एमबीबीएस के बाद भी, एमबीबीएस या बीएससी इन दोनों बैचलर प्रोग्राम्स के बाद एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद। बीएससी करने के बाद स्टूडेंट्स they can get a diploma or certificate in these fields like apiculture, horticulture, pisciculture, sericulture, poultry, डेयरी, और इनमें आप डिप्लोमा करके सर्टिफिकेट कोर्स करके खुद का व्यवसाय भी आरंभ कर सकते हैं, ठीक। पोल्ट्री, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर का पालन, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन बता ही दिए, मछली पालन, केंचुआ का पालन, वर्मी कल्चर, और इस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये सब। तो ये सब करके भी आप, लेकिन आफ्टर बीएससी आप करोगे तो आपको इसकी नॉलेज और समझ अच्छे से होगी, इस फील्ड की साइंटिफिक समझ होगी, और आप इसमें यू कैन गेट द सक्सेस। ओके, पढ़े लिखे हो करके ये सब काम को अच्छे से किया जा सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ये जूलॉजी स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, ठीक है। बीएससी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद आपके पास ग्रेजुएशन लेवल के पर होने वाले सारे कंपटीशंस, ए प्लेथोरा ऑफ कंपटीशंस, द गेट्स ऑफ दोज कंपटीशंस गेट्स ओपन फॉर यू। जैसे बैंकिंग, रेलवे, ओके, पब्लिक सर्विस कमीशंस, तो इन सारे कंपटीशंस जो हैं ये सब सारे सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएट्स के लिए हैं, साइंस के ग्रेजुएट्स हो चाहे आर्ट्स के ग्रेजुएट्स हो, ठीक। तो आप इन जनरल कंपटीशंस के लिए जा सकते हो आफ्टर बीएससी। अगर साइंस में करियर बनाने का मन है तो बीएससी के बाद फिर आपको एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर अब बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, सेटल होना है, और तो आप बीएससी के बाद इन कंपटीशंस, जनरल कंपटीशंस में लग जाओगे, ठीक है। 1-2 साल का टाइम दे करके इनको आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर किन्हीं को साइंस में अगर करियर बनाने का मन है, इंटरेस्ट है, तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें फिर एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है। बीएससी के बाद उन्हें एमएससी अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी पड़ेगी, और अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी में करने के लिए वहां आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव है। मैं कुछ के नाम आपको बता देता हूं जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, और यहाँ पर आप अगर करोगे यू विल
योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट है जो कि काफी कॉम्पिटिटिव है, बट इट इज हाईली प्रेस्टिजियस। Your scientific career will be boosted because you get the entry into the institutes like NICER, National Institute of Science and Engineering Research. यही होता है इसका फुल फॉर्म, NICER, NISER, National Institute of Science and Engineering Research। एक एग्जाम है, इसका नाम है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। यह एक एनुअल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंडिया में, and it is conducted for admission into National Institute of Science, Education and Research। ठीक है, नाइसर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है नाइसर का, भुवनेश्वर इंस्टीट्यूट में इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। लेकिन आप लोग अंडर ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रहे हो तो यह टेस्ट आपके लिए मतलब नहीं रखता है। यह उनके लिए जरूरी है जो +2 कर रहे हैं and they have the ambition for doing something in the science apart from the career in the medical field. If the student is determined from the beginning that he will do something in science, then he should go for this exam next। ओके, तो नेक्स्ट से नाइसर भुवनेश्वर में एडमिशन होता है, और एक और है मुंबई में, उसका नाम है सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंस मुंबई। सेंटर फॉर एक्सेलेंस लिख लेना, याद रख लेना, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये प्रोग्राम कंडक्ट करती है। UMDAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, CBES, दिस एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी एक नाइसर है, वह भी नेस्ट के थ्रू लेती है। तो नेक्स्ट के एग्जाम से यहाँ एडमिशन हो सकता है, नाइसर भुवनेश्वर, सेंटर फॉर एक्सेलेंस मुंबई एंड विश्व भारती शांति निकेतन। ये एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर नाइसर इंस्टीट्यूट है, उस नाइसर इंस्टीट्यूट के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ओके, तो ये काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन बहुत कम ही क्वालिफाई कर पाते हैं। और जो क्वालिफाई करते हैं उनका साइंस में, अगर दे परस्यू दिस अच्छे से कोर्स किया
तो उनका करियर बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हो। तो ये तो हो गया, इसको आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप ग्रेजुएशन के लास्ट लेग में हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए है एक और प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है जिसका नाम है जेस्ट। क्या नाम है? जेस्ट। नहीं, जेस्ट नहीं, जेस्ट फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए है। बायोलॉजी का इक्विवेलेंट इसका है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। शॉर्ट फॉर्म है जैम इसका नाम। ये भी काफी प्रेस्टिजियस टेस्ट है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट है। इस टेस्ट के द्वारा आपको एमएससी में एडमिशन मिलती है इन आईआईटीज। आईआईटी के एमएससी कोर्स में एडमिशन मिलती है। इट इज a common admission test conducted every year for admission into Master of Science and other postgraduate science programs at Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science (IISc) and National Institutes of Technology (NITs). ये 3 तरह के इंस्टीट्यूट में मास्टर कोर्स एमएससी करने के लिए एडमिशन मिलती है इस एग्जाम के द्वारा। ठीक है, ये भिन्न भिन्न आईआईटी के द्वारा अल्टरनेट करके हर साल इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे ये 2004 से ही यह एग्जाम लिया जा रहा है और पिछले 2021 में इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने कंडक्ट करवाया था। 2022 में इस एग्जाम को आईआईटी रुड़की ने लिया था। ठीक, और 2023 में इस एग्जाम को आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवाएगी। एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्लास का, बात करते हैं। एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। बाकी इस एग्जाम के डिटेल्स में आप इसके वेबसाइट पर जाके पैटर्न क्या है ये सब आप देख सकते हो। मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसमें, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, 1000 रुपया के लगभग इसका फीस होता है एग्जाम का। इसका वेबसाइट है, वहां आप जाके देख सकते हो। तो पीजी में, आफ्टर बीएससी पीजी में जाने का यह एक बेहतरीन जरिया है। तो आईआईटी में आप चले गए एमएससी, वहां टाइम पर आपका पीजी हो जाएगा, प्लस यू विल गेट द एनवायरमेंट फॉर द रिसर्च, और वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाओगे। और फिर वहां से आप पीएचडी भी कर सकते हो आसानी से। ओके, वहीं रिसर्च में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। सो दिस इज अ गुड गेट फॉर ओपनिंग द
करियर इन द रिसर्च फील्ड, ये अच्छा रास्ता है आपका। ठीक है, अगर इसमें नहीं हुआ साथ में और भी, सिर्फ यही एक पीजी का एंट्रेंस का नहीं है, इससे तो आईआईटी और आईएससी में एडमिशन हो रहा है, आपका एनआईटी में हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में जो पीजी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पीजी, उसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। यह NTA जो है एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फंक्शन करता है। और ठीक है, और इसका काम है एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेस्ट को कंडक्ट करना, ताकि कैंडिडेट्स की कॉम्पिटेंसी एसेस हो सके अच्छे से कि इन प्रीमियर हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनका एडमिशन होना है, उसके स्तर पर उनका असेसमेंट होता है। ठीक है, तो एनटीए को यह टास्क 2000 नहीं पहले ही असाइन कर दिया गया था, कंडक्टिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके द्वारा, इस एग्जाम के द्वारा ए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है फॉर द स्टूडेंट्स who wants to seek admission in these participating central universities and institutes across the country. So this also is a prestigious exam which will take you to a central university like BHU, JNU and all. वहाँ पर आपका अच्छी पढ़ाई भी होगी, टाइम से कोर्स भी खत्म हो जाएगा, रिसर्च का आपको एक्सपोजर मिलेगा। ओके, तो ये सब बेनिफिट हो सकता है CUET। तो आई विल रिकमेंड आफ्टर गेटिंग योर ग्रेजुएशन BSc you go for joint admission test and CUET both. For those who want to establish him or herself in the field of science, और वैसे स्टूडेंट्स जो जल्दी सेटल होना चाहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं, जिनके पास कम समय है, क्योंकि ये सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आफ्टर पीजी आप रिसर्च में जाओगे ये तो फिर आपको PhD करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक एंट्रेंस हुआ, आपको फेस करना पड़ा इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए, और इन कोर्सेज में एडमिशन होने के बाद जब कंप्लीट करोगे ये कोर्स, तो उसके बाद फिर आपको UGC CSIR UGC का ज्वाइंट एग्जाम होता है, दैट यू विल हैव टू फेस अगेन one more competition at the beginning of the course. For taking the admission you have to go through a competition, and after finishing this course again you have to go for one competition if you want to go ahead in this line. तो ठीक है, अभी हम आ रहे हैं उस पर, हायर एजुकेशन में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है,
तो और क्या क्या संभव है बैचलर प्रोग्राम के बाद? पहले हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। बैचलर प्रोग्राम के बाद और क्या क्या कर सकते हैं? हो गया, ये 3 मेन है, बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब ये 3 मेन है। 3 नहीं, ये 2 पीजी एंट्रेंस के लिए। तीसरा तो हो गया जनरल कंपटीशन, ये कोर्स में एडमिशन के लिए कंपटीशन है। तीसरा हो गया कंपटीशन फॉर द जॉब, कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस। एक चीज और रह गया, हाँ, एक चीज नहीं, 2 चीज रह गया, इंपॉर्टेंट है, ये भी एडमिशन से रिलेटेड है। एक कोर्स है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ, सुने होंगे, एमएससी इन वाइल्ड लाइफ। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। जिस स्टूडेंट्स को ये एडवेंचर पसंद है, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, बीबीसी अर्थ, ये सब में आ रहे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब पसंद है, फॉरेस्ट में एक्सप्लोरेशन, एनिमल के वाइल्ड एनिमल के बिहेवियर्स को स्टडी करना, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए काम करना, ठीक है, कंजर्वेशन पॉलिसी में इन्वॉल्व होना, मैनेजमेंट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना। ओके, तो दिस इज द कोर्स फॉर देम, एमएससी इन वाइल्ड लाइफ। यह कोर्स कॉम्पिटिटिव कोर्स है एंड 2 साल का कोर्स है, ठीक है, और बहुत ही डिमांड है इसके स्टूडेंट्स का, क्योंकि रिसर्च और मॉनिटरिंग जो वाइल्ड लाइफ में हो रही है उसके लिए मैन पावर की जरूरत है, ट्रेंड बायोलॉजिस्ट की जरूरत है। लेकिन इस कोर्स का एक डिमेरिट ये है कि इसका फीस बहुत हाई है, ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पहुंच से बाहर हो जाता है। लेकिन नॉट टू वरी, these days educational loans are available। जैसे एमएससी वाइल्ड लाइफ 2 साल का कोर्स फीस ही है लगभग 8 लाख के करीब। इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये सब में इंटरेस्ट है, इसमें जा सकते हैं। 8 लाख फीस है 2 साल के कोर्स का। लेकिन इसमें से कुछ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फुल फेलोशिप दे देती है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, और कुछ को 40 से 50% यानी आधा समझ लो, फिर भी 4 लाख के लगभग अपने पास से लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एजुकेशनल लोन भी मिल जाता है, और आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू विल repay these fees in quick time because this is a highly paid job. You will get a highly paid job after doing this course. यह कोर्स कंडक्ट होता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रख लो, यह देहरादून में है, उत्तराखंड में। ओके, एक और कोर्स है, उसका नाम है एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस। जिसको पुलिस फोर्स में जाना है, इन्वेस्टिगेशन में जाना है, इंटरेस्ट है,
वह इस कोर्स को कर सकते हो आप लोग, फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में ये भी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। यह कोर्स जो है डील करता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन से, स्टडी ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। It provides training to students like analyzing, identifying the suspects, आरोपी की पहचान करना, सस्पेक्ट का साइंटिफिक तरीके से। कैसे? थ्रू मटेरियल्स फाउंड ऑन द क्राइम लोकेशंस लाइक हेयर, नेल्स, डेड टिश्यू एटसेट्रा। This course enhances in-depth understanding of forensic science principles, its policing and criminal investigations through teaching and research. ठीक है, इसमें आपको फोरेंसिक साइंस टेक्निक सिखाए जाते हैं, फोटोग्राफी टेक्निक सिखाए जाते हैं, कैसे सुपरवाइज किया जाता है क्राइम सीन को इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग एमएससी इन फोरेंसिक साइंस, पुलिस विभाग में नौकरी मिल जाएगी एज एन ऑफिसर। फोरेंसिक साइंस कैन अप्लाई एंड मेक ए करियर इन दिस फील्ड। ओके, so this course is opening ample opportunities for various profiles. You will become forensic scientist, investigator, or forensic expert. ठीक है, डिग्री का नाम है एमएससी इन फोरेंसिक साइंस। बीएचयू में होता है ये कोर्स, नाइसर में होता है यह कोर्स, ये सब जो बताया यहाँ होता है। ये पीजी एंट्रेंस दोगे, ये कोर्स का ऑप्शन दिया, आप डाल सकते हो। थोड़ा सा कॉस्टली है कोर्स। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, गवर्नमेंट का फॉरेंसिक लेबोरेटरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो, इन सब जगहों पर एमएससी फॉरेंसिक साइंस करने वालों को नौकरी मिलती है। तो ये आपके, हमने क्या क्या बता दिया आपको। आफ्टर डूइंग बीएससी आप नेक्स्ट तो यूजी एडमिशन के लिए है, आप जस्ट ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट जैम दे सकते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, 2, 3 और 4, ये बहुत सारे हैं, मैं आपको छाट छाट के बता रहा हूं। ओके, कि अच्छा कौन रहेगा। 1, 2, 3, 4, वैसे सारे काम, कोई भी काम खराब नहीं होता है, सब अच्छा होता है, बट दीज आर मोर ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस। ठीक, बीएससी के बाद अब आप आओ पीजी। अब आपने पीजी कर लिया, मान लो इन सब में से कहीं, या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से ही सही। व्हाट आफ्टर नेक्स्ट? कभी तो अस्थिर होगे ना, करते जाओगे करते जाओगे। तो आप ये जान लीजिए कि मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद इन जूलॉजी आपको यह माना जाता है, यह अंडरस्टूड है
एक्सपेक्टेड है कि एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल एंट्री लेवल एबिलिटीज हैं, क्योंकि उसने पीजी कर लिया है। ठीक, तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमएससी जूलॉजी ओपन होते हैं। इंडस्ट्री में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में, एंड इन पब्लिक सेक्टर आल्सो जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक है, तो हम कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमाज का पहले जिक्र कर देते हैं, जो कि एमएससी जूलॉजी करने के बाद, एमएससी जूलॉजी कर लिया आपने, अभी बीएससी के बाद एमएससी कहाँ से कर सकते हो, अच्छा जगह बता दिए। अब जूलॉजी एमएससी करने के बाद आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट उस फील्ड में उन्हें मिलती है। जैसे एक सर्टिफिकेट कोर्स है इन एंथ्रोपोलॉजी, सर्टिफिकेशन कोर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन सोसाइटी ओवर टाइम। So anthropology is having applications in a variety of fields, including, ये हम दे रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारे फील्ड में, फॉरेंसिक साइंस में, सोशल साइंस में, अर्बन प्लानिंग में, इकोनॉमिक्स में, कंजर्वेशन में। लेकिन यह फील्ड थोड़ा टफ है, बट द टॉपर इन दिस फील्ड, एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में जो कैंडिडेट टॉपर्स हैं, उनका करियर जो है बहुत ब्राइट हो जाता है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी इस फील्ड में नहीं है। हाँ, टॉपर्स के लिए है, दोज हु आर वेरी ब्राइट। ओके, अब देखिए एनिमल न्यूट्रिशन, इसमें भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। वाइटल इंडस्ट्री है इन द मॉडर्न सोसाइटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सेक्टर है। एनिमल फूड में क्या क्या कैसे बनाना चाहिए, उसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, यही सब पढ़ोगे आप। क्या क्या कंपोनेंट्स और एडिटिव्स इसमें डाला जा सकता है, क्वालिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, ओवरऑल फूड सेफ्टी कैसे हो सकता है। ठीक है, कुत्ता का खाना कैसा अच्छा होगा, गाय का खाना कैसा अच्छा होगा, ये सब। And to ensure the product quality and food safety, this industry has created a set of certifications that enable makers of animal nutrition products to achieve the goal of this safety standard. Okay? तो ये सर्टिफिकेशन गवर्न करता है फीड प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स को भी। तो यह सर्टिफिकेट इन सेक्टर्स में, एनिमल फूड सेक्टर के कंपनीज में इन्हें जॉब लगती है, जो एनिमल न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेशन हासिल किए हैं। पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट, लाइव स्टॉक कंसल्टेंट, ये सब जॉब लग सकता है।
लेकिन ये सब स्मॉल स्केल जॉब है। एनिमल ब्रीडर, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्टर, ओके। फॉरेंसिक साइंस में भी सर्टिफिकेशन होता है, बता दिए हैं। एग्रीकल्चर में भी सर्टिफिकेशन होता है। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, एनवायरमेंटल रिसर्च ट्रेनी एज इन कंजर्वेशन, हाइड्रोलॉजिस्ट, ये सब इसमें बन सकते हैं। एग्रीकल्चर में सर्टिफिकेशन करके फूड साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, क्रॉप स्पेशलिस्ट, ये सब बन सकते हैं आप। फॉरेंसिक साइंस में सर्टिफिकेट करके फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक जियोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, ये सब बन सकते हैं। ओके। इकोलॉजी में भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, इकोलॉजी। तो इसमें एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, फॉरेस्ट कार्बन स्पेशलिस्ट, कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट, ये सब बन सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्निक्स, लैब टेक्निक्स में भी सर्टिफिकेशन हासिल किया जा सकता है। और इसके बाद लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब मैनेजर, लैब एग्जीक्यूटिव्स, ये सब करियर ऑप्शंस हो जाते हैं। 8, लेकिन ये सब सर्टिफिकेट करने के बाद ये करियर ऑप्शंस जो हैं, ये सब कोई बहुत बड़ा करियर ऑप्शन नहीं। ठीक है, आफ्टर, लेकिन फिर भी ये ऑप्शंस हैं, मैं बता दे रहा हूँ। इनको आप क्वालिफाई कर लो, अच्छी बात है, पैर पर खड़े हो सकते हो आप। लैब टेक्नीशियन ये हो गया। अब आइए, ये तो सर्टिफिकेट कोर्स है मोटा मोटी। ये सब कुछ डिग्री कोर्सेज हैं, बताए आपको, बीएड, एमफिल, पीएचडी। डिग्री कोर्सेज, सबसे पहले तो पीएचडी। पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री है इन इंडिया, and it focuses on academics and research and is offered by approximately about 900 universities in India. A PhD program lasts for 3 years on average. However, it can be completed in 5 years. ठीक है। PhD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, and it denotes a candidate's specialization in a certain topic, not the subject, in a certain topic. ठीक है, कैंडिडेट्स जो हैं और भी ज्यादा रिफाइन और फोकस होते हैं इसके माध्यम से in progressing with their academic research. And PhD, therefore PhD is regarded as one of the most prestigious degrees both in India and outside. Having a PhD will allow you to develop in your career in science. तो after PG, my hand stylus is not working.
आफ्टर पीएचडी, ओके, एक चीज रह गया था, आफ्टर एमएससी यू कैन गिव CSIR, UGC, joint entrance for JRF and lecturership eligibility. Okay, so if you qualify this examination, you will get the NET. Okay, which will make you eligible for the recruitment of assistant professors in universities of India. Okay, so after PG, one should go for this. In addition to that, if you qualify in top 15%, you get JRF plus NET. Rest 85% get only NET. This is the 100% of successful candidates. हजारों लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं हर साल, उनमें से कुछ 100 निकाल पाते हैं यह परीक्षा। तो उन जो जिन्होंने ये पास कर लिया उन सभी 100% को लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी मिल जाती है और टॉप 15% जो है इसमें उनको फेलोशिप प्लस नेट। तो इस प्रोग्राम के दौरान उन्हें 5 साल तक 5 ईयर तक फेलोशिप मिलती है, जिसमें 2 साल JRF और 3 साल SRF। का ड्यूरेशन होता है। जब मैं कर रहा था तो मुझे JRF के रूप में उस समय इन 2004 8,000 रुपीज प्लस 30% HRA मिलता था। दिल्ली में 30% HRA, तो ये हो जाता था अमाउंट 10,400 रुपया पर मंथ इन 2004। तो ये आज के 50,000 के बराबर है। ठीक है, आज के डेट में भी ये रेट 50,000 के लमसम हो जाता है, 35 प्लस HRA। फिर 3 साल SRF में थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा। 2 साल JRF करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करोगे, आपका गाइड रिकमेंड करेगा हाँ इसने अच्छा से 2 साल काम किया है, रिपोर्ट जाएगी, आपका SRF अपग्रेड हो जाएगा ये फेलोशिप। फिर 3 साल करोगे, लेकिन 5 साल के बाद यह टेन्योर खत्म हो जाएगा। ये एक टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट जैसा है। आफ्टर 5 years यू विल अगेन, आपको बहुत पहले से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये 5 साल सपोर्ट ये देगा। इस 5 साल, क्योंकि ये PG के बाद सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ये 5 साल का सपोर्ट आपको PhD करने के दौरान काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इतना ही नहीं, इन 5 सालों में हर साल प्रत्येक साल 20,000 रुपये कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलता था। अभी हो सकता है बढ़ गया हो, पता नहीं। मेरे टाइम में 20,000 रुपया पर साल, हर साल कंटीजेंसी ग्रांट, जिसमें आप बुक्स, जेरोक्स, स्टेशनरी ये सब खरीद सकते हैं उस पैसे से। तो दिस ऑल्सो इज ए प्रेस्टिजियस एग्जाम यू कैन गो फॉर आफ्टर PG। ठीक है, तो ये होना चाहिए क्रोनोलॉजी कि PG के 4th सेमेस्टर में ही है, करेंट सेमेस्टर में।
तो CSIR UGC करंट स्टूडेंट्स को अलाउ करती है, ठीक है, बाय गेटिंग योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिग्नेचर यू कैन सिट इन द एग्जामिनेशन। और इधर पीजी का एग्जाम दिए, इधर CSIR UGC निकाल लिए, ओके, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आफ्टर यू एक्टिवेट योर फेलोशिप, इसका ड्यूरेशन रहेगा, वैलिडिटी रहेगा 1 साल का। अगले 1 साल के अंतर्गत आप किसी लैब को ज्वाइन करके इस फेलोशिप को एक्टिवेट करा लोगे, नहीं तो ये डेड हो जाएगा फेलोशिप। फिर बाद में इसका लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी का आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा फायदा इसकी एलिजिबिलिटी, लेकिन फेलोशिप डेड हो जाएगा, 1 साल के अंदर एक्टिवेट कराना होता है, ठीक। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जर्नी इस तरह से होना चाहिए। BSc आपने कर लिया, MSc करते रहो, MSc के बाद ये निकाल लो अगर साइंस में करियर बनाना है। CSIR ज्वाइंट इंटरेस्ट, कितने लोग CSIR ज्वाइंट इंटरेस्ट निकाल के JRF उठाते हैं और साथ में UPSC का भी तैयारी करते हैं, वो भी कर सकते हो। तो इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप अपने सीन और आपका कंडीशन कैसा है, बैकग्राउंड, उसके हिसाब से आप इसको तय कर सकते हो, ठीक है। तो और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, PhD आप कर लोगे, उसके बाद आपके दरवाजे, अगर अच्छा से PhD किया, अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन सब है और अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है अपने PhD, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी अब्रॉड। आप विदेशों में साइंटिस्ट के रूप में, पोस्ट डॉक्टरल फेलोज के रूप में, रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में आप विदेशी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब लोग जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। मेरे कई सारे फेलोज फ्रेंड्स, दे आर देयर। या PhD करने के बाद इंडिया में पोस्ट डॉक्टरल वर्क कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आपका पब्लिकेशन अच्छा है, यहाँ पर साइंटिस्ट का पोस्ट निकलता है, साइंटिस्ट B, C, D, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया के अंदर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, ICMR के लैब्स हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, CSIR के लैब्स हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके लैब्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लैब्स हैं, DST के हैं। इन जगहों पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ ICGEB, इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिस्ट्री है, CBT सेंटर फॉर बायोकेमिकल ट्रेनिंग है इन दिल्ली, NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है दिल्ली में। तो ये सब इंडिया में, और भी बहुत सारे, CDRI है लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। एक पटना में भी है ICMR का रिसर्च इंस्टीट्यूट, RMRI, वहां पर कालाजार का रिसर्च होता है। तो इस तरीके से आपका करियर ऑप्शंस है बहुत सारा। अब आपको चुनाव करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम और सपोर्ट है फैमिली के द्वारा, आप साइंस में करियर बनाओ। अगर समय कम है, प्रेशर ज़्यादा है, जल्दी सेटल हो, तो ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन को आप, जो जनरल कंपटीशन है, ग्रेजुएशन के बाद जो जूलॉजी के लिए कंपटीशन है खुल सकता है, वो कोई बहुत लिक्विडेटिव ऑप्शंस नहीं है। इवन
Zoological Survey of India, they recruit scientists after PG, PhD. तो PG और PhD आपको करना पड़ेगा. Even in pollution control boards, PG PhD करना पड़ेगा. वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में, फॉरेस्ट्री में, स्टेट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स, वहां पर ग्रेजुएशन के बाद आप कंपटीशन के माध्यम से वो स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जॉब पा सकते हो. सेंटर में फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होती है. फॉरेस्ट सर्विस की एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा यूपीएससी कंडक्ट करती है. और स्टेट भी फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम कंडक्ट करती है. दोनों परीक्षाओं में आप ग्रेजुएशन के बाद बैठ सकते हो. ठीक है. और क्या बच गया? पीएचडी हो ही गया आपको. पीएचडी के बाद कुछ लोग पीएचडी के बाद नहीं, कुछ लोग एमएससी के बाद एमबीए भी कर लेते हैं. नॉट एडवाइजेबल. पीएचडी के बाद एमबीए किया, ये क्या बात? नहीं, एमएससी के बाद एमबीए कर लेते हैं. पीएचडी के बाद एमबीए क्यों करेगा? एमएससी के बाद एमबीए कर लेते हैं. तो अच्छे जगह से अगर एमबीए किया हो तो उन्हें अच्छे जॉब मिल जाते हैं. या कुछ लोग बीएड कर लेते हैं एमएससी के बाद. तो ये तो आपको पता ही है. तो अब आप अपना माइंड मेकअप करो. मैंने कई सारी चीजें बता दी. इससे रिलेटेड कुछ सवाल हो, पूछना हो, आप लोग पूछ सकते हो. ओके.